नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य बाई सूरज पर स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष जो है उपन्यास विधा से संबंधित व्याख्या सहित हल प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। उपन्यास विधा के अंतर्गत अभी तक हम लोग एक वीडियो देखे हैं। एक वीडियो के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 25 प्रश्न देखे हैं। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इन सभी का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक है, या फिर शांत स्वभाव का है, या फिर प्राकृत प्रेमी का है, या फिर विद्रोही स्वभाव का है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर का चरित्र जो है मूलतः जो है विद्रोही स्वभाव का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर का चरित्र जो है मूलतः जो है विद्रोही प्रकार का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन जो है 1940 ईस्वी में, जबकि दूसरे भाग का प्रकाशन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है अज्ञेय ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। इसके अलावा अज्ञेय का कहानी संग्रह है, विपथगा है, परंपरा है, कोठरी की बात है, जयदोल है। इनका उपन्यास है नदी के दीप है, अपने अपने अजनबी है। इनका एक यात्रा वृत्तांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अरे जयावर रहेगा याद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बादा का चित्रण है, मेरीगंज का चित्रण है, या फिर बरेली का चित्रण है, या फिर हरदोई का चित्रण है? तो मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? वह है मेरीगंज का चित्रण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। इसका हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। मैला आंचल उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वह हैं डॉक्टर प्रशांत हैं, कमली हैं, कालीचरण हैं, तहसीलदार हैं, विश्वनाथ प्रसाद हैं, बलदेव हैं तथा बामन दास इत्यादि जो है महत्वपूर्ण प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास जो है फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास नहीं है? मैला आंचल नहीं है, या फिर जुलूस नहीं है, या फिर प्रति परिकथा नहीं है, या फिर कर्ण कुंठार नहीं है। ये तीनों उपन्यास प्रति परिकथा, जुलूस और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है। जबकि ऑप्शन नंबर ए गढ़ कुंठार जो उपन्यास है इनका उपन्यास नहीं है, बल्कि जो है वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गढ़ कुंडार उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। अज्ञेय ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है अज्ञेय जी का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। इनमें से एक उपन्यास जो है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, उसे हमें बताना है। कसब है, दिल्ली दूर है, या फिर मुझे चाँद चाहिए है, या फिर कितने पाकिस्तान है? तो मनोहर श्याम जोशी का जो उपन्यास है वह है कसब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास जो है कसब है। यह उपन्यास जो है 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जबकि 1905 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्याप पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जबकि दिल्ली दूर है यह जो है
1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास किसका है? तो यह उपन्यास जो है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इसके अलावा मुझे चाँद चाहिए उपन्यास जो है सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, जिस पर जो है इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा व्यास सम्मान दोनों पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कितने पाकिस्तान उपन्यास जो है कमलेश्वर की रचना है। यह जो है इस रचना पर इन्हें जो है 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसे? जो है कमलेश्वर को। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या फिर अनुवाद है? तो यह किस विधा की रचना है? तो यह जो है उपन्यास विधा की रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। इसका प्रकाशन जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध जी के एक अन्य उपन्यास है, वह है अधखिला फूल, जो है 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या है? निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डयोढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो बताइए आप लोग यह किस उपन्यास में चित्रण हुआ है? गोदान उपन्यास में, परिति परिकथा उपन्यास में या फिर मैला आंचल उपन्यास में या फिर तमस, यहाँ पर तमसा नहीं तमस होगा। तो बताइए आप लोग यह चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यह चित्रण उपन्यास जो है तमस में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उक्त चित्रण तमस उपन्यास में है। तमस उपन्यास के लेखक जो है कौन है? भीष्म साहनी हैं। कौन है? भीष्म साहनी है तमस उपन्यास के लेखक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? नदी के दीप उपन्यास में हुआ है या फिर गुनाहों का देवता उपन्यास में हुआ है या फिर अंधेरे बंद कमरे उपन्यास में हुआ है या फिर सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में हुआ है? तो चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण गुनाहों का देवता उपन्यास में हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता में हुआ है, जबकि नदी के दीप अज्ञेय का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है, उसे हमें बताना है। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है, यह सही है। पहला पड़ाव जो है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, यह भी सही है। मैदास की माड़ी उपन्यास जो है भीष्म साहनी का उपन्यास है, यह भी सही है। जबकि अब्दुल्ला दीवाना जो है शंकर शेष का नहीं है, बल्कि जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक विधा की रचना है अब्दुल्ला दीवाना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब्दुल्ला दीवाना जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, जो 1973 ईस्वी में लिखा गया था। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म जो है 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं। इन्होंने अनेक नाटक एवं उपन्यास लिखे हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या है? निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित
समस्या का एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, वह कौन सा युग्म है उसे हमें बताना है। तो कर्मभूमि उपन्यास जो है अछूतोद्धार की समस्या पर आधारित उपन्यास है, यह सही है। कायाकल्प जो उपन्यास है यह पारलौकिक समस्या पर आधारित उपन्यास है, यह भी सही है। सेवा सदन उपन्यास जो है वेश्याओं की समस्या पर आधारित उपन्यास है, यह भी सही है। जबकि गबन जो है दहेज तथा अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तो वह है निर्मला उपन्यास, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेवा सदन उपन्यास जो है कब प्रकाशन इसका हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। यह जो है वेश्याओं की समस्या पर आधारित उपन्यास है, यह एक सामाजिक उपन्यास है। जबकि कायाकल्प जो है 1926 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ था। पारलौकिक तथा पुनर्जन्म की कथा पर आधारित यह उपन्यास है, यह राजनीतिक उपन्यास है। गबन उपन्यास जो है मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण से संबंधित उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो होना चाहिए था डी होगा। इसका प्रकाशन जो है 1931 ईस्वी में हुआ था, यह जो है सामाजिक उपन्यास है। जबकि कर्मभूमि जो है उपन्यास जो है 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह जो है अछूतोद्धार की समस्या पर आधारित उपन्यास है, यह राष्ट्रीय उपन्यास है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक व आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्वा उपन्यास को, या फिर अनाम दास का पोथा उपन्यास को, या फिर चारुचंद्र लेख उपन्यास को, या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जो है अनाम दास का पोथा जो है रैक व आख्यान इसे कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास को रैक व आख्यान भी कहा जाता है। इसमें औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं कूट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है उपन्यास दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित लेखक दिए गए हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल उपन्यास जो है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। यह पथबंध था, यह किसका उपन्यास है? यह जो है श्री नरेश मेहता का उपन्यास है। गली आगे मूर्ति है, यह किसका उपन्यास है? यह जो है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, गली आगे मूर्ति है। लोक ऋण किसका उपन्यास है? तो लोक ऋण जो है विवेकी राय का उपन्यास है। तो द आ बा सा जिस ऑप्शन में सही होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। द आ बा सा ऑप्शन नंबर बी में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं, या फिर रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं, या फिर कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं, या फिर कायाकल्प उपन्यास के पात्र हैं? तो विनय और सोफिया जो है रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये चारों उपन्यास जो है किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका एक ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवादी के साथ जनसंघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकीकरण के दोष का चित्रण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
प्रभा खेतान की रचना अपने अपने चेहरे हैं, तो यह सही है। नासिरा शर्मा की रचना ठीकरे की मंगनी है, तो यह भी सही है। सूर्यवाला जो है अग्निपंखी इनकी रचना है, तो यह भी सही है। मृदुला गर्ग की रचना जो है एक जमीन अपनी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का उपन्यास है। चित्रा मुदगल के अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन को, या फिर पेरिस को, या फिर न्यूयॉर्क को, या फिर दिल्ली को? तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कथाकार रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासियों वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास जो है 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। बताइए आप लोग, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू नीलिमा नीलोफर है, या फिर जुलूस है, या फिर खुदा सही सलामत है, या फिर मुझे चाँद चाहिए है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीलू नीलिमा नीलोफर यह जो है भीष्म साहनी का उपन्यास है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भीष्म साहनी का नीलू नीलिमा नीलोफर है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 2000 ईस्वी है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य जो उपन्यास है वह है झरोखे, तमस, बसंती, मैदास की माड़ी, कुंतो इत्यादि जो हैं इनके उपन्यास हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है उसे हमें बताना है। गिरती दीवारें उपन्यास का, या फिर शहर में घूमता आईना उपन्यास का, या फिर गर्मराख उपन्यास का, या फिर एक नन्ही कंदील उपन्यास का? तो गर्मराख उपन्यास का केंद्रीय पात्र जो है चेतन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपन्यास गर्मराख का नायक जो है चेतन नहीं है। गर्मराख उपन्यास का प्रमुख पात्र जो है जगमोहन है, जबकि अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील का प्रमुख पात्र जो है चेतन है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या है? उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय का है, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है? तो बताइए आप लोग यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म जो है जुलाई 1919 ईस्वी में जौनपुर में हुआ था। इनका निधन जो है अप्रैल 2008 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 क्या है? जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? बताइए आप लोग, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है?
पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा या फिर देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या या फिर वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व या फिर युद्ध और प्रेम। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके जो अन्य उपन्यास है, यादों का पहाड़ है, आधा पुल है, कभी न छोड़े खेत है, मुट्ठी भर काकर है, टुंडला लाट है, नरक कुंड में वास इत्यादि इनकी जो है उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इन चारों उपन्यास में कौन सा उपन्यास जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो वह है सूनी घाटी का सूरज। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1957 ईस्वी। उसके बाद मकान, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1976 ईस्वी। उसके बाद जो है पहला पड़ाव, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1987 ईस्वी। उसके बाद जो है विश्रामपुर का संत है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1998 ईस्वी। इस प्रकार 3, 2, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृत के पात्र हैं। रानी केतकी की कहानी के, या फिर वामा शिक्षा के, या फिर भाग्यवती के, या फिर देवरानी जेठानी की कहानी के। तो ये सभी जो पात्र हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। यह उपन्यास जो है 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित उपन्यास दिया गया है जिनका हमें मिलान करना है। तो पात्र है लाला मदन मोहन। बताइए आप लोग ये पात्र जो है किस उपन्यास के हैं। तो लाला मदन मोहन जो है परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। राम किशुन बाबू जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मंगल जो है गोदान उपन्यास के पात्र हैं। जुबेर जो है झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। इस प्रकार 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में सही हो जाएगा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाला मदन मोहन जो है परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। राम किशुन बाबू जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मंगल जो है गोदान उपन्यास के पात्र हैं। जुबेर जो है झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में 4 कथन दिया गया है। एक कथन जो है सही है उसे हमें बताना है। कथन 1 है 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। या फिर महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। या फिर विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में जो कथन सही है वह है कथन ए, यानी कि 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। जिंदगी नामा कृष्णा सुबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 क्या है। आपका बंटी उपन्यास का विषय क्या है।
तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, या फिर समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, या फिर राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बंटी उपन्यास का जो विषय है वह है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए आप लोग जो है वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, या फिर चतुर सेन शास्त्री का उपन्यास है, या फिर इलाचंद जोशी का उपन्यास है, या फिर यशपाल का उपन्यास है? तो बताइए आप लोग यह किसका उपन्यास है? वैशाली की नगर वधू जो है चतुर सेन शास्त्री का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वैशाली की नगर वधू के लेखक आचार्य चतुर सेन शास्त्री हैं। इनके अन्य जो प्रमुख उपन्यास है वह है वयम रक्षामा, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता इत्यादि जो उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? बताइए आप लोग प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? कहानी है, नाटक है, लघु कथा है, या फिर उपन्यास है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रेमचंद युग को युग कहने का जो आधार है वह है उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी में और इनका मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम जो था वह था धनपत राय, किंतु ये जो है नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे, यानी कि रचनाएं करते थे नवाब राय के नाम से। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयाराम निगम ने दिया, यानी कि प्रेमचंद नाम जो है इनको किसने दिया था? दया नारायण निगम ने दिया था। ठीक है, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।